हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैशाली और आपका एग्रीब्रेन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट। तो आखिर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? हमारे एग्रीकल्चर की कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लीजिए, जैसे कि नाबार्ड, यूपीएससी की एग्ज़ाम्स लीजिए या फिर एएफओ की एग्ज़ाम्स लीजिए। एएफओ की एग्ज़ाम में तो डायरेक्टली ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमएसपी से पूछे जाते हैं कि ये क्रॉप की एमएसपी क्या है इस मंथ के लिए और इस मार्केटिंग सीज़न के लिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। और नाबार्ड और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में भी इन कंसेप्ट पर जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और एमएसपी का कंसेप्ट जो है हम लोग समझते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक ऐसा मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है, भले ही बाज़ार में उस फसल की कीमत कम क्यों ना हो। एमएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसानों को बाज़ार में होने वाली फसलों की कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि बाज़ार में किसान की जो फसल है जो एमएसपी प्राइस से कम में बिक रही है, तो किसान क्या प्रेफर करेगा कि हम हमारी फसल गवर्नमेंट को बेचते हैं, ताकि एमएसपी से एटलीस्ट हमें एमएसपी से कम ना बेचना पड़े, हमें एमएसपी पर तो हमारी फसल हमारी बिक जाए। लेकिन इस एमएसपी की फार्मर्स को क्या ज़रूरत पड़ी, इसका क्या हिस्ट्री है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, 1 सेकेंड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये प्री अनाउंस प्राइस होती है। यानी अगर खरीफ सीज़न है, खरीफ के पहले जो फार्मर सोइंग करता है उसके पहले ये अनाउंस की जाती है। रबी सीज़न है, रबी सीज़न के पहले फार्मर सोइंग करता है तो उसके पहले ये अनाउंस की जाती है, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको डिसीजन लेने में आसानी जाए कि उन्हें कौन सी फसल जो है, कौन सा क्रॉप जो है वो लेना है। ओके, तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि हमें एमएसपी की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया में जो है फूड शॉर्टेज हुआ था। क्या हुआ था? फूड शॉर्टेज। तो इस फूड शॉर्टेज को डील करने के लिए, जो कि बंगाल फेमाइन आई थी अराउंड मिड 1960s, तो इस फूड शॉर्टेज को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। जो कि 1965 के अराउंड लाया गया था। तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत गवर्नमेंट ने ये चाहा कि हम लोग हमारा फार्मिंग का एरिया जो है वो बढ़ाए, हमारे इंडिया की क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो इम्प्रूव करें, यानी कम लैंड पर हम जो है ज़्यादा क्रॉप्स लें। साथ ही साथ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड की गई, जिससे कि अराउंड 2 to 3 टाइम्स जो है फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ा। इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई और मशीनरीज़ का सपोर्ट भी फार्मर्स को मिला। तो ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हुआ। तो इससे क्या हुआ? फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है वो ट्रिमेंडसली बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इतना बढ़ेगा। तो जैसे ही फार्मर्स मार्केट में जाते हैं हमारी अपनी फसल बेचने के लिए, तो उससे तो ये दिखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने सेम ही फसल लाई है, बहुत सारा सरप्लस में माल आ चुका है। और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ा, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो गई। देखिए, एग्री इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, हमारा जो फूड ग्रेन मार्केट है उसमें डिमांड से कई गुना ज़्यादा फूड ग्रेन्स का सप्लाई हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो कमोडिटीज़ की प्राइस गिर जाती है। और इसी सिचुएशन का फ़ायदा जो है वो ट्रेडर्स या फिर आड़तिए लोग उठाते हैं। ये जो आड़तिए लोग हैं ना, ये फार्मर्स की जो फसल है वो बहुत ही कम प्राइस में जो है खरीदने की कोशिश किए थे। तो ओवरऑल हमारे जो इंडियन मार्केट में, एग्रीकल्चर मार्केट में सीन क्या हुआ? जो आड़तिए लोग हैं वो शामिल हो गए। अब ये आड़तिए लोग जो बोलेंगे वैसा फार्मर्स को करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर फार्मर्स सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो उसकी प्राइस भी कम होने लगी। तो जो आड़तिए हैं उन्होंने क्या किया? अपना एक ग्रुप बना लिया, जिससे कि वो एक प्राइस बोल सकें और उस प्राइस पे जो है किसान की फसल वो लोग खरीद सके। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर किसान अपना जो वीट है वो 10 रुपीज़ पर केजी बेचना चाह रहा है,
तो ये आढ़तिये लोग क्या करेंगे कि किसान को बोलेंगे कि नहीं भाई हमें तो 2 रुपीज़ पर केजी से ही चाहिए। तो अगर ये किसान कोई दूसरे आढ़तियों को भी बेचना चाहेगा तो उसका भी यही फिक्स प्राइस रहेगा। किसान आढ़तिये जो बोलते हैं भाई तुमको बेचना है तो बेचो बेचो हमारे साथ ये डील कर लो, वरना बाकी तो तुम्हारा जो फसल है वो वेस्ट ही जाने वाली है, क्योंकि बाकी के आढ़तिये भी जो है वो आपको 2 रुपीज़ या फिर हो सके तो इससे भी कम भाव देगी। तो इससे क्या हुआ, जो पहले की कंडीशन थी फार्मर्स की वही फिर से रिपीट हो गई। फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो फिर से ख़राब हो गई। इसे हम लोग कार्टेलाइजेशन बोलते हैं एग्रीकल्चर में, जो सारे आढ़तिये मिलकर फार्मर्स का हरेसमेंट करने लग गए। फिर जो है हमारे फार्मर की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो गई। हमारा फार्मर बेचारा परेशान हो गया, ना ही उसे उसकी प्रोड्यूस का कोई भी राइट प्राइस मिल नहीं रहा था। तो फार्मर जो है वो गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक कमेटी सेटअप की। क्या की, एक कमेटी सेटअप की। तो उस कमेटी का नाम था जे.के. झा कमेटी। जे.के. झा कमेटी। इस कमेटी ने क्या किया, उस टाइम पे फार्मर्स की क्या कंडीशंस है, उनका हरेसमेंट कैसे हो रहा है और उस पर क्या सॉल्यूशंस है, ये सब इस कमेटी में अपने रिपोर्ट में दिए हैं। तो इसके मेन जो 2 रिकमेंडेशंस थे वो थे कि सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन सेटअप करना है। एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन सेटअप करना है, ये रहा पहला। और दूसरा था कि आपको फार्मर्स की जो फसल है वो MSP प्राइस पर खरीदनी है। ओके, तो ये जो मेजर 2 रिकमेंडेशंस दिए थे वो दिए थे जे.के. शाह कमेटी ने। ओके, तो आपको अगर AFO में अगर क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव कि कौन सी कमेटी थी जिनके रिकमेंडेशन पे हमें MSP मिलती है और APC हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो कौन सी कमेटी है, जे.के. झा कमेटी। फिर जो है हमारा एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट द्वारा और MSP का कंसेप्ट भी सामने आया। तो एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस कमीशन 1965 में सेट हुआ था, जिसे हम लोग आज हम लोग CACP कहते हैं। इस APC का जो नाम है 1985 में चेंज किया गया और उसका नाम CACP रखा गया। तो ये CACP रिकमेंड करता है, क्या रिकमेंड करता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप की क्या MSP रहेगी, क्या MSP, वो सारे कैलकुलेशंस वगैरह खुद करेगा और एक पर्टिकुलर क्रॉप की जो है हमें MSP देगा। फिर उसके ऊपर जो सरकार है हमारी फैसला लेगी। देखिए, सबसे पहले इंडिया में जो है ना MSP कौन से क्रॉप के लिए अनाउंस की गई थी, तो वो था वीट क्रॉप। वीट क्रॉप के लिए इंडिया में MSP अनाउंस की गई थी, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो मेजर क्रॉप था वो वीट ही था। तो वीट के लिए MSP अनाउंस की गई। वो कितनी थी, वो थी अराउंड ₹54 पर क्विंटल। ठीक है, MCQ आया तो आ सकता है बेटा IBPS AFO में। ठीक है, 54 पर क्विंटल इतना जो है MSP वीट के लिए डिक्लेयर किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट किया था वो पंजाब में स्टार्ट हुआ था, फिर बाकी धीरे धीरे वो UP हरियाणा में फैलता गया। ओके, तो जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के तहत APC जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और MSP के तहत जो है सारे प्राइजेस, सारे जो क्रॉप्स थे जो उस टाइम पे मेनली वीट था, उसका प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट कर रही थी। तो ये जो MSP है ना, ये देखिए गवर्नमेंट को जो है वो लीगल नहीं है। ठीक है, ये वॉलेंटरी है। गवर्नमेंट जो है वो अपने मर्जी से फार्मर्स की हेल्प करने के लिए इसे डिक्लेयर करती है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कोई लीगल स्टैट्यूट नहीं आया, लीगल एक्ट नहीं आया है जिससे कि ये कंपल्शन गवर्नमेंट पर हो सके कि आप फार्मर्स का प्रोक्योर कर रहे हैं क्रॉप। ठीक है, तो फार्मर्स जो है हमारा फिर से जो है खुश हो गया, क्योंकि उसकी जो क्रॉप है अभी गवर्नमेंट खरीद रही थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट इतना सब कुछ खरीदती है फार्मर्स से, लेकिन रखती कहाँ पर है। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है वो FCI, नाफेड, इन जैसी जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है, इनके साथ स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज जो है उनके साथ मिलकर ये सारा माल प्रोक्योर करती है। फॉर एग्जांपल देखिए, JCI है, जैसे कि जिसे हम जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो जो है वो जूट प्रोक्योर करेगी। CCI जो है कॉटन प्रोक्योर करेंगी। शुगर मिल्स जो है वो शुगर केन प्रोक्योर करेंगी। FCI फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करेगी और नाफेड जो है वो ऑयल सीड्स प्रोक्योर करेगी। तो ये सारी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज जो है स्टेट एजेंसीज के साथ मिलकर
पूरे इंडिया का जो है प्रोक्योरमेंट का सिस्टम हैंडल करेंगे। ओके, तो ये जो प्रोक्योर किया गया है वो एक्चुअली गवर्नमेंट किस लिए प्रोक्योर करती है? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट जो है प्रोक्योर करती है उसका बफर स्टॉक मेंटेन करती है, इंडिया का बफर स्टॉक। जो लास्ट टाइम कोविड में भी था ना, हमने हमारा बफर स्टॉक जो है वो खाली किया था दूसरे देशों के लिए और हमारे जनता के लिए। तो ये बफर स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात, पीडीएस सिस्टम के तहत जो है, पीडीएस सिस्टम के तहत जो हमारे देश के अनप्रिविलेज लोग हैं, जो बीपीएल वाले लोग हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। बहुत ही कम प्राइस पर ये प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस जो है वो 3 रुपीज़ पर केजी, वीट जो है वो 2 रुपीज़ पर केजी, और कोर्स ग्रेन जैसे ज्वार और बाजरा जो है वो 1 रुपीज़ पर केजी। तो इतने कम प्राइस पर गवर्नमेंट उन्हें अवेलेबल कर देती है। तो ये रहा पूरा हमारा एक मोटा मोटा एमएसपी हमने समझ लिया। और एमएसपी का क्या इम्पोर्टेंस है हमारा जो बफर स्टॉक मेंटेन करने में, हमारे पीडीएस सिस्टम में, ये हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए, जो एमएसपी है रिकमेंड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा, ठीक है, एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइजेस। 25 टोटल क्रॉप्स के लिए रिकमेंड की जाती है। 22+1 ऐसे भी बोल सकते हैं। 22 क्रॉप्स रहते हैं और 1 जो है ये शुगर केन रहता है। लेकिन डिक्लेयर जो की जाती है वो 25 क्रॉप्स के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये जो रिकमेंड करते हैं, कैलकुलेशन और रिकमेंड करते हैं, ये जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो डिसीजन लेती है इस पर और फिर इसे अप्रूव करती है। ओके, देखिए, सीएससीपी रिकमेंड करती है 22+1 कमोडिटीज़ के लिए। उसमें से 17 जो है वो 17 जो है वो खरीफ होते हैं और 6 जो है वो रबी होते हैं। देखिए, हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, एएफओ वगैरह ऐसी, तो हमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए, अभी अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे भी बन सकता है कि कितनी खरीफ कमोडिटीज़ और कितनी रबी कमोडिटीज़ है। तो आपके ये ध्यान में रहना चाहिए कि 17 खरीफ है और 6 जो है वो रबी है। सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है और कमर्शियल क्रॉप्स है। देखिए, टोटल 4 कमर्शियल क्रॉप्स है, टोटल 7 ऑयल सीड्स है, टोटल 5 पल्सेस है और टोटल 7 सीरियल्स है। पैडी, वीट, मैज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ली। और पल्सेस में चना, उड़द, मसूर, मूंग, अरहर। और ऑयल सीड्स में रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसमी, सेफ्लावर, नाइगर सीड। और कमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन, शुगर केन, कोपरा, रॉजूट। शुगर केन को हम लोग बाद में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये एमएसपी जो है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी मेथड्स क्या है कैलकुलेशन के लिए। जब भी हम लोग एमएसपी कैलकुलेशन का देखते हैं ना, जो कि सीएससीपी करती है, तो वो लोग 3 कॉस्ट कंसिडर करते हैं, 3 कॉस्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटली हमारी जो सिस्टम चल रही है जिस पर हमें एमएसपी मिलता है वो चल रही है A2+FL, ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं कि A2 क्या होती है। देखिए, A2 जो है वो एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, यानी जो एक्चुअल कॉस्ट फार्मर्स को लगती है सीड्स के लिए, लेबर्स के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और फ्यूल्स के लिए। उसके साथ जो A2+FL वाली होती है ना, वो A2 होती है, A2 कॉस्ट होती है प्लस FL। तो फार्मर्स का ये कहना होता है कि हम खुद हमारे फील्ड पर जो काम करते हैं, तो हमें उसका भी जो डेली रेंट है वो इसमें ऐड करना चाहिए। करंटली हमारी जो सिस्टम रन कर रही है वो A2+FL पर रन कर रही है, ठीक है, A2+FL। और एक कॉस्ट है C2 यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के अंदर क्या आता है, A2+FL कॉस्ट, ठीक है। तो उनकी जो लैंड है उसके ऊपर जो भी रेंटल वैल्यू आएगी, जो वो लोग लीज पे लैंड देंगे, तो जो अगर कोई इंडस्ट्रियल वाले को उन्होंने लैंड लीज पर दी है कि आप करिए अपना, इसके ऊपर जो करना है, फिर उससे जो रेंट आएगा वो रेंट, उसके ऊपर जो रेंट का जो जितना कॉस्ट है उसका इंटरेस्ट, ऐसी जो ये टोटल कॉस्ट है ये C2 कॉस्ट है, ठीक है। तो 3 तरह की कॉस्ट है हमारे एमएसपी में, कैलकुलेशन मेथड है। तो इसमें से हम लोग कौन सी कंसिडर करते हैं, A2+FL, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट जो है 1.5 टाइम्स A2+FL जो कॉस्ट है उसका देती है, लेकिन फार्मर की जो डिमांड है वो है कि हमें 1.5 टाइम्स C2 की कॉस्ट मिलनी चाहिए। C2 की कॉस्ट जो कि सबसे ज़्यादा होती है, हमने देखा। फिर उसके बाद A2+FL, फिर उसके बाद A2।
तो ये जो C2 प्लस C2 कॉस्ट है फार्मर्स को है कि हमें इस प्राइस पर MSP मिलनी चाहिए, इसका 1.5 टाइम्स। जो हमारी स्वामीनाथन कमेटी थी ना, जिसके हेड डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि फार्मर्स को C2 प्राइस जो है वो इस पर MSP कैलकुलेट की जाए और जितना भी MSP होता है वो फार्मर्स को दिया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने देखा कि 22 प्लस 1 क्रॉप को जो है MSP दी जाती है, लेकिन ये प्लस 1 क्रॉप जो है ना वो है शुगर केन। शुगर केन के लिए जो है ना MSP नहीं होता, शुगर केन के लिए होता है FRP। क्या होता है? FRP। इस FRP को हम लोग बोलते हैं फेयर एंड रिनमरेटिव प्राइस। ठीक है, हालांकि सिमिलर ही है MSP से, लेकिन कुछ डिफरेंस है इसमें। FRP जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो सेंटर वाला रहता है वो जैसे हमारा MSP है वैसे ही CACP जो है उसे रिकमेंड करती है और उसके ऊपर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो अपना डिसीजन देती है और उसे अप्रूव करती है। ओके, और इसके परचेसर्स कौन होते हैं? देखिए, MSP के केस में जो परचेस करती थी वो गवर्नमेंट करती थी, लेकिन FRP के केस में जो है परचेस करती है वो करते हैं शुगर मिल्स। ठीक है, शुगर मिल्स, क्योंकि शुगर मिल्स को जो है शुगर बनाने के लिए शुगर केन चाहिए रहता है, तो ये शुगर मिल्स जो है वो डायरेक्टली शुगर केन फार्मर्स से परचेस कर लेती है। ठीक है, तो इनका कैलकुलेशन का बेसिस क्या रहता है कि जो भी शुगर की रिकवरी आएगी उसके बेसिस पर हम लोग जो है आपको FRP देंगे। शुगर की रिकवरी जितनी भी आएगी, रिकवरी परसेंटेज होगा, उसके बेसिस पर हम आप लोगों को FRP देंगे। और इस केस में ऐसा भी होता है कि अगर जो शुगर के मिल्स वाले जो ओनर्स होते हैं, अगर फार्मर्स को सही टाइम पे पैसे ना दे तो उन्हें पेनल्टी भी लगती है। मतलब विदिन 15-14 दिन अगर फार्मर्स को उन्होंने पे नहीं किया उनका शुगर केन का प्राइसिंग, तो शुगर केन मिल्स को जो है वो पेनल्टी भरनी पड़ती है। हालांकि जो MSP में है वैसा नहीं होता है। MSP को जो है वो लीगल बैकिंग भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो FRP है उसे लीगल बैकिंग है, लीगल ऑब्लिगेशन है, और एक लॉ के तहत और एक ऑर्डर के तहत जो है ये काम करता है। उस लॉ का नाम जो है लीगल ऑब्लिगेशन बैक्ड बाय शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। इसके तहत इसे जो है वो लीगल स्टेटस मिला गया है। ओके, तो ये लीगल हो जाता है, तो इसमें बहुत से जो है वो प्रोविजंस होते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है MSP की। MSP क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, MSP क्या होती है और MSP को कैसे मेज़र किया जाता है। A2 प्लस FL जो कॉस्ट हमने देखी है वो। ओके, FRP देखी हमने शुगर केन के लिए, FRP। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि MSP जो है वो लीगल नहीं है, गवर्नमेंट को जो है वो बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट अपने तरफ से जो है वॉलेंटरीली खरीदती है, इसके लिए कोई एक्ट या कोई स्टैट्यूट नहीं आया है। ठीक है, MSP वैसे देखा जाए तो इंडिया में देने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ना वो WTO का सिग्नेटरी था। तो इसके तहत 3 प्रकार की सब्सिडी आती है। देखिए, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। तो हमारा MSP आता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी के तहत। तो इस एम्बर बॉक्स सब्सिडी के तहत जो है वो MSP बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, नॉट अलाउड एट ऑल। तो जो फार्म सब्सिडीज़ का टॉपिक है हम अलग से देखेंगे, लेकिन इन शॉर्ट आज हमने इतना पढ़ा तो सोचा कि ये भी बता दूँ। ओके, इस
इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, देखिए एएफओ के लिए तो जो रिकमेंडेशन का और वो जो रिकमेंडेशन का क्वेश्चन था सीएसीपी का, और इंडिविजुअल जो ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स हैं उनके एमएसपी आपको पूछे जा सकते हैं। उस पर्टिकुलर ईयर के लिए हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कौन से क्रॉप ने दिया है ये भी पूछा जा सकता है। ओके, टोटल कितने क्रॉप्स है, टोटल कितने सीरियल्स है, टोटल कितने ऑयल सीड्स हैं, टोटल कितने पल्सेस है, राइट, टोटल कितने खरीफ क्रॉप्स हैं, टोटल कितने रबी क्रॉप्स हैं। जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है ना उसमें यही आएंगे। जो कौन सी कमेटी थी, जेके झा कमेटी, जिन्होंने ये रिकमेंड किया था। एपीसी एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन और एमएसपी कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था। एपीसी इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1965 में। उसका नाम बदल के सीएसीपी कब रखा था, 1985 में। ओके, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज कौन सी है, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स कौन से हैं, एफसीआई का कौन सा है, 1964। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, एमएसपी का फादर कौन है। एमएसपी का फादर होते ना, फादर ऑफ रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन, तो एमएसपी का फादर कौन है। इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक कहीं देखा नहीं गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसका आंसर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई एश्योर यू इट विल हेल्प यू, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द नाबार्ड, AFO and agriculture related all exams. ठीक है, so I'll see you in the next video. Bye bye.